बच्चों चैप्टर एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। क्या है? एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8 a 3 millimeter thick mica sheet of dielectric constant equal to 6 were inserted between the plates। अब बच्चों दो कंडीशन गिवन है। फर्स्ट है while the voltage supply remained connected and second है after the supply was disconnected। इतना समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन नंबर 2.8 को याद करते हैं। तो देखना बच्चों, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पहला प्लेट कैपेसिटर और इसे कनेक्ट करते हैं एक 100 वोल्ट सप्लाई के साथ। ये जो पहला प्लेट कैपेसिटर है इसकी प्लेट का एरिया कितना है, 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितनी थी, 3 मिलीमीटर। अब इस प्लेट्स के बीच में जो मीडियम था लास्ट क्वेश्चन में वो क्या था, एयर। फिर हमने इसके कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाली थी और वो कितनी आती है, 17.7 पिकोफैराड। और इसकी प्लेट्स के पास जो चार्ज आता है Q इक्वल टू CV से जब हमने निकाला था कितना आया था, 1.77 नैनो कूलम। इतना समझ में आया? ये क्या था, लास्ट क्वेश्चन। अब बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो मीडियम एयर है इसको हटा दो और इसके जगह पे एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करो जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, 6 और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है, 3 मिलीमीटर। उसके लिए लेकिन हमको दो कंडीशन गिवन है, व्हाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड। तो एक काम करते हैं, इसके दो केस बनाते हैं, केस ए और यहां पे लिखते हैं केस बी। केस ए में लिखते हैं व्हाइल वोल्टेज रिमेन्ड कनेक्टेड। तो बच्चों सबसे पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाता हूं और इसके साथ एक 100 वोल्ट की सप्लाई जोड़ता हूं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी वोल्टेज रिमेन कनेक्टेड रहेगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। मैं लिखता हूं वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, दैट इज जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर रहेगी वो अभी भी कितनी रहेगी, 100 वोल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की। तो देखना बच्चों, इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर जो हमने डाइलेक्ट्रिक भरा उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 6 और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है, 3 मिलीमीटर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 6 और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है, 3 मिलीमीटर। ये जो प्लेट्स हैं इनके बीच का गैप भी कितना है, 3 मिलीमीटर। यानी कि इस प्लेट्स के बीच में पूरा का पूरा क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। पूरा का पूरा क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, कोई भी गैप बचा नहीं है। तो बच्चों जो नया कैपेसिटेंस है वो क्या मान लो, C डैश। जो नया कैपेसिटेंस है वो क्या, C डैश। वो क्या होगा बच्चों, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यानी कि 6 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 17.7। तो हम लिखते हैं 17.7 पिकोफैराड, या फिर लिखते हैं जो नया कैपेसिटेंस C डैश है वो 6 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, ओरिजिनल। जो नया कैपेसिटेंस C डैश है वो 6 टाइम्स क्या हो जाएगा, ओरिजिनल। इतना समझ में आया? जो पुराना कैपेसिटेंस है उसके 6 गुना हो जाएगा। अब बात करेंगे बच्चों चार्ज की। अब बात करेंगे बच्चों क्या, चार्ज की। जो चार्ज आएगा Q डैश उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, C डैश V से। बच्चों C डैश की वैल्यू कितनी है, 6 टाइम्स ऑफ C। V डैश की वैल्यू बच्चों अभी भी कितनी है, V ही है। ठीक है, तो हम लेंगे 6 टाइम्स ऑफ CV की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों लास्ट क्वेश्चन में, 1.77 नैनो कूलम, या फिर 6 टाइम्स ऑफ क्या लिख लेते हैं, Q। इसका मतलब बच्चों इस वाले केस में जो नया चार्ज आएगा, इस वाले केस में जो नया चार्ज आएगा वो भी क्या हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा या फिर 6 गुना हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो व्हाइल वोल्टेज रिमेन कनेक्टेड वाला केस नोट कर लो।
कैपेसिटेंस 6 गुना हो जाएगा, वोल्टेज सेम रहेगी और चार्ज भी 6 गुना हो जाएगा। अब केस बी में क्या बोला है, प्रोसेस तो वही करनी है लेकिन इस बार बैटरी को रिमूव कर देना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं केस बी, व्हेन सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, व्हेन सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड। तो देखना बच्चों, अगर सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी जाए तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मैं लिखता हूं चार्ज रिमेन कांस्टेंट, चार्ज चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि चार्ज क्या है, कंजर्व है। थोड़ा सा सोचना, ये जो कैपेसिटर था स्टार्टिंग में, इसे हमने 100 वोल्ट से क्या करा, चार्ज करा, तो इसके अक्रॉस कितना चार्ज आया, 1.77 नैनो कूलम। कितना चार्ज आया, 1.77 नैनो कूलम। फिर हमने ये बैटरी हटा दी, तो चार्ज तो अब इतना ही रहेगा, चार्ज थोड़ी चेंज हो सकता है। इतना समझ में आया? तो इसका मतलब बच्चों, दैट इज जो Q की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो अब कितनी रहेगी, 1.77 नैनो कूलम। Q की वैल्यू अभी भी 1.77 नैनो कूलम ही रहेगी। इतना समझ में आया? अब बात करते हैं बच्चों कैपेसिटेंस की। इसके अंदर हमने क्या करना है, एक डाइलेक्ट्रिक बनना है जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 6। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस भी कितनी है बच्चों, 3 मिलीमीटर। और प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो भी कितना है, 3 मिलीमीटर। तो जो नया कैपेसिटेंस है सी डैश, वो अभी भी क्या होगा, k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, या फिर 6 टाइम्स ऑफ 17.7 पिकोफैराड, या फिर 6 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस। तो यानी कि जो नया कैपेसिटेंस होगा वो अभी भी क्या होगा, 6 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस। पुराने वाले केस में भी यही था। ठीक है, 6 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस, यहां पे भी 6 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस। अब इसके बाद बात करेंगे बच्चों वोल्टेज की, बात करेंगे वोल्टेज की। अब देखना, अगर कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है और चार्ज कांस्टेंट है तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नई वोल्टेज मान लो क्या बच्चों, वी डैश। नई वोल्टेज क्या बच्चों, मान लो वी डैश। और वी डैश की वैल्यू कैसे निकालोगे, Q इक्वल टू सी वी फॉर्मूला याद करो, तो V का फॉर्मूला कितना होगा, Q बाई सी। समझ में आया? तो सीधे सीधे जो V डैश होगा वो क्या होगा बच्चों, Q बाई सी डैश। तो बच्चों Q तो वही है, मेरा कहने का मतलब Q तो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन जो C डैश है वो क्या है, 6 टाइम्स ऑफ C। तो इसका मतलब जो V डैश होगा 1/6 टाइम्स ऑफ Q बाई C, यानी कि जो नई वोल्टेज है वो पुराने वोल्टेज की क्या हो जाएगी, 1/6 टाइम्स हो जाएगी। इतना समझ में आया? जो नई वोल्टेज है वो पुरानी की कितनी हो जाएगी, 1/6 टाइम्स हो जाएगी। तो बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लो। इस पूरे क्वेश्चन में बस एक ही फंडा याद रखना है, अगर सप्लाई कनेक्टेड रहेगी तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, और अगर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। कैपेसिटेंस में चेंज सेम आएगा, कैपेसिटेंस में चेंज सेम आएगा, दोनों में कितने गुना आया, 6 गुना आया। ठीक है, जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, क्या है, a 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery, how much electrostatic energy is stored in the capacitor। तो बच्चों एक 12 पिकोफैराड का कैपेसिटर है, इसे कनेक्ट करना है 50 वोल्ट के साथ, और हमसे पूछा गया है इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो देखो बच्चों, एनर्जी का सीधे फॉर्मूला लगाओगे, U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। समझ में आया? एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आएगा, U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ को तो ऐसे ही रखते हैं बच्चों, C की वैल्यू कितनी आएगी, 12 इंटू 10⁻⁻12। पिको फैराड को फैराड में चेंज करा, ठीक है, इस वजह से 10⁻12 से मल्टीप्लाई करा। V का स्क्वायर का मतलब 50 का स्क्वायर। बच्चों ये कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम्स, तो लिखेंगे 6 इंटू 10⁻12
और इसे सॉल्व करो बच्चों, कितना आएगा 2500। इतना समझ में आया। 25 को बच्चों 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 150 इंटू, इसे सॉल्व करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा ये 10⁻12। चलो एक काम करो, इसे सीधे सीधे 10⁻12 इंटू 10⁻2 कर लो। इतना समझ में आया। तो सीधे सीधे बच्चों 12 और 1 कितना आ जाएगा 15 नैनो जूल आ गया, या फिर 15 इंटू 10⁻⁻9 जूल। इतना समझ में आया। तो जल्दी बच्चों इसे नोट कर लो। नोट कर लिया। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.11 की। ठीक है, तो देखना बच्चों, अगला सवाल क्या है। अ 600 पिकोफैराड कैपेसिटर is charged by a 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? तो देखना बच्चों, हमें क्या गिवन है, एक 600 पिकोफैराड कैपेसिटर गिवन है, इसे कनेक्ट करना है किसके साथ 200 वोल्ट के साथ। बाद में क्या करना है, ये वोल्टेज सप्लाई हटा देनी है और इस 600 पिकोफैराड कैपेसिटर को एक आइडेंटिकल अनचार्ज 600 पिकोफैराड कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देना है। और इस पूरी प्रोसेस में कितनी एनर्जी लॉस हुई है ये निकालना है। इतना समझ में आया। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, इनिशियल एनर्जी निकालते हैं, और इनिशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा हाफ CV स्क्वायर। तो बच्चों हाफ को ऐसे ही रहने देते हैं, सी की वैल्यू क्या पुट करेंगे 600 इंटू 10⁻⁻12, वी का स्क्वायर का मतलब 200 का स्क्वायर। तो बच्चों सॉल्व करो, ये कितना होगा 300 इंटू 10⁻12 इंटू 4 इंटू 10⁻4। इतना समझ में आया बच्चों। तो ये कितना आएगा 12 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये आई इनिशियल एनर्जी। इतना समझ में आया। अब हमने निकालना क्या था एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस निकालने के लिए पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा फाइनल एनर्जी। देखो इनिशियल एनर्जी तो इतनी निकाल दी, अब क्या निकालूंगा फाइनल एनर्जी, फिर दोनों का क्या करूंगा माइनस, तो जो आएगा वही क्या आएगा एनर्जी लॉस आएगा। तो एक बात बताना, जब मैं यू फाइनल निकालूंगा, ठीक है, पहले एक का क्रॉस निकालूंगा फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यानी कि U इंटू 2। देखो 600 पिकोफैराड का क्रॉस क्या निकाली एनर्जी निकाली, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि दो 600 पिकोफैराड कैपेसिटर है, तो मेरे पास टोटल फाइनल एनर्जी आ जाएगी। अब एक का क्रॉस जब मैं एनर्जी निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या लगेगा, या तो लगेगा हाफ CV स्क्वायर, या तो लगेगा हाफ QV, या तो लगेगा हाफ Q स्क्वायर बाई C। ठीक है, तो अभी तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ 600 पिकोफैराड C की वैल्यू पता है। इस फॉर्मूले से जाऊंगा तब भी मेरे को किसकी वैल्यू पता है C की, और इस फॉर्मूले से जाऊंगा तब भी मेरे को किसकी वैल्यू पता है C की। बीच वाले फॉर्मूले का तो कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस 600 पिकोफैराड के अक्रॉस या तो चार्ज निकालता हूं या तो वोल्टेज निकालता हूं। ठीक है, तो देखना बच्चों इनिशियल चार्ज कितना था ये देखना। इनिशियल चार्ज कैसे निकालेंगे Q इक्वल टू CV से। ठीक है, तो मैं इसे लिखता हूं QI। तो C की वैल्यू कितनी है बच्चों, I का मतलब क्या होगा इनिशियल। ठीक है, QI इक्वल टू CV, I का मतलब क्या इनिशियल। C की वैल्यू कितनी है 600 इंटू 10⁻12 एंड वोल्टेज कितनी है बच्चों 200। तो यानी कि बच्चों कितना आएगा 12 इंटू 10⁻8 या फिर 120 इंटू 10⁻9 या फिर 120 नैनो कूलम। इतना समझ में आया। इस 600 पिकोफैराड के अक्रॉस जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा 120 नैनो कूलम। इतना समझ में आया। अब एक बात बताना, इसे हमने किससे कनेक्ट किया था 200 वोल्ट के साथ, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी कितनी आ जाएगी 200 वोल्ट। समझ में आया। अब ये बैटरी को क्या कर दिया हटा दिया, ये बैटरी को क्या करा हटा दिया,
एक आइडेंटिकल अनचार्ज 600 पिकोफैराड को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया इसके साथ। समझ में आया? बैटरी को हटाया, एक आइडेंटिकल अनचार्ज 600 पिकोफैराड को कनेक्ट कर दिया इसके साथ। तो देखना बच्चों, दोनों जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू कितनी है, सेम। तो जो चार्ज है 120 नैनोकूलम, ये भी दोनों में क्या करेगा, बराबर बटेगा। देखो ये तो अनचार्ज है, यानी कि इसके पास नेट चार्ज कितना होगा, 0, और इसके पास चार्ज कितना था, 120 नैनोकूलम। ये दोनों क्या करेंगे, बराबर बांट लेंगे। मेरा कहने का मतलब है इसके अक्रॉस जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, 120/2, यानी कि 60 नैनोकूलम, और इसके अक्रॉस भी चार्ज कितना आ जाएगा, 60 नैनोकूलम। इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों, अगर चार्ज 60 नैनोकूलम है और कैपेसिटेंस की वैल्यू 600 पिकोफैराड है, तो जो वोल्टेज आएगी वो कितनी आएगी, 100 वोल्ट, और इसका क्रॉस भी वोल्टेज कितनी आएगी, 100 वोल्ट। या फिर ऐसा देखो बच्चों, ये कितने वोल्ट तक का चार्ज हुआ था, 200 वोल्ट तक का, ये तो अनचार्ज था, और इसका क्रॉस वोल्टेज कितनी थी, 100। ठीक है, ये जीरो पोटेंशियल में था और इसका क्रॉस वोल्टेज कितनी थी, 100। तो सॉरी 200, इसका क्रॉस वोल्टेज कितनी है, 200, तो 100 इसके पास जाएगी, 100 इसके पास जाएगी। इतना समझ में आया? अब बच्चों सीधे u का फॉर्मूला क्या लगा दो, हाफ सी वी स्क्वायर इंटू 2। यू का फॉर्मूला लगाओ हाफ सी वी स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ये क्या आ जाएगा, टोटल फाइनल एनर्जी। तो हाफ को तो ऐसे ही लिखते हैं बच्चों, c की वैल्यू कितनी है, 600 पिको फैराड, या फिर लिखते हैं 600 इंटू 10 की पावर -12, v का स्क्वायर मतलब बच्चों 100 का स्क्वायर इंटू 2। ये जो u था ये क्या था, एनर्जी अक्रॉस वन कैपेसिटर, या फिर 600 पिको फैराड, और उसको किससे मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, तब जाके टोटल एनर्जी आई। तो बच्चों ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर -6 जूल। 100 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा बच्चों, 10 की पावर 4, और इसको 10 की पावर 2 लिखना, 10 की पावर 6 आ जाएगा, फिर 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर 6 कितना आएगा, 10 की पावर -6। इतना समझ में आया? तो इनिशियल एनर्जी ये थी, फाइनल एनर्जी ये रही। अब क्या करेंगे बच्चों, एनर्जी लॉस निकालेंगे। एनर्जी लॉस मतलब बच्चों इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दो, यानी कि 12 इंटू 10 की पावर -6 जूल से माइनस करो 6 इंटू 10 की पावर -6 जूल को। इसका मतलब 10 की पावर -6 को कॉमन लो, और ब्रैकेट में कितना आएगा, 12 6, यानी कि 6 इंटू 10 की पावर -6 जूल। ये क्या आ गई हमारी एनर्जी लॉस। इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पे हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।